तरह की तस्वीर है। मैंने पूछा ये निशान क्या होता है, मेरे बच्चों ने कहा कि यू आर एविल। अब कौन शैतान है मुझे पता नहीं, लेकिन ये शैतान जो नशे का कारोबारी है, ड्रग पेडलर है, एक टी सीरीज ने जो गाना रिलीज किया था जिसमें अमृता फडणवीस जी ने गाना गाया था, अभिनय किया था, देवेंद्र जी ने भी अभिनय किया था। उस समय के जो महाराष्ट्र के फाइनेंस मिनिस्टर थे मुनगंटीवार साहब ने भी उसमें अभिनय करने का काम किया था। ये कह देना कि हमसे कब मिले हम नहीं जानते, फिर बचाव करेंगे कि मुझे मालूम नहीं था ये कौन आदमी फाइनेंशियल हेड बन गया। लेकिन देवेंद्र जी के जयदीप राणा के रिश्ते बहुत घनिष्ठ थे। एक तस्वीर और डालता हूँ कि गणपति देवेंद्र जी के घर पे है या जयदीप राणा के घर पे मुझे पता नहीं, लेकिन गणपति दर्शन के लिए देवेंद्र फडणवीस, जयदीप राणा ये साथ में है। इसकी तस्वीर मैं रिलीज़ करता हूँ। ये सिर्फ मामला इतना ही नहीं, मामला महाराष्ट्र में ड्रग के बड़े कारोबार का है। कल मैंने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस का एक वजह इसी शहर में रहता है, नीरज गुंडे, जिसको पूरी तरह से पिछली सरकार में मुख्यमंत्री निवास में एक्सेस था, मुख्यमंत्री कार्यालय में एक्सेस था, सारे अधिकारियों के चैम्बर में एक्सेस था, सारे पुलिस के ट्रांसफ़र वो तय करता था, ब्यूरोक्रेसी की ट्रांसफ़र वो तय करता था, और पूरी तरह से उगाही उसी के जरिए महाराष्ट्र में की जाती थी। और देवेंद्र जी जब भी नई मुंबई की तरफ, पूना की तरफ प्रस्थान करते थे तो शाम में उनके घर में हाजिरी लगती थी और लगातार नीरज गुंडे के घर पर वो बैठते थे और वहीं से सारा देवेंद्र जी का माया जाल चलता था। सरकार बदलने के बाद महाराष्ट्र में जो भी केंद्रीय एजेंसियां हैं, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे एनसीबी हो, यही देवेंद्र जी का वाजे सारे कार्यालयों में फिरता नजर आ रहा है। अधिकारियों के तबादले में भी करोड़ों रुपए वसूले जा रहे हैं। समीर दाऊद वानखेड़े जो पिछले 14 साल में इस शहर में लगातार अलग अलग विभाग में काम करता है, उसके भी तबादला करने के पीछे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। और उसे लाया इसीलिए गया कि आप पब्लिसिटी करके नाजायज़ लोगों को फंसाया जाए और ड्रग का खेल इस मुंबई और गोवा में चलता रहे, इसलिए समीर वानखेड़े को लाया गया। बड़े बड़े ड्रग पेडलर, चाहे वो काशिफ खान हो, उसे छोड़ दिया जाता है। ऋषभ सचदेवा को, आमिर फर्नीचर वाला को और प्रतीक गाबा को छोड़ दिया जाता है। सारा ड्रग का खेल ये देवेंद्र जी के इशारे पे इस राज्य में चल रहा है। जिम्मेदारी से कहता हूं कि प्रतीक गाबा कौन है, प्रतीक गाबा को क्यों छोड़ा गया, प्रतीक गाबा इस शहर में क्या करता है, किन होटलों में पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, एक टेबल की कीमत 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख कैसे होती है। मैं आज प्रतीक गाबा के बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन इस खेल में प्रतीक गाबा सबसे बड़ा किरदार है, जो आने वाले दिनों में उसको हम आप लोगों के सामने रखेंगे। पूरा ड्रग का मास्टरमाइंड, ड्रग के खेल का मास्टरमाइंड हमें लगता है महाराष्ट्र का पूर्व मुख्यमंत्री है क्या, ये सवाल हमारे दिमाग में खड़ा हो रहा है। क्यों नीरज गुंडे जाकर बैठता है
क्यों बीजेपी के लोग छूट जाते हैं? और ये कह देना कि मेरा कोई संबंध नहीं, यही कहेंगे कि हमें पता नहीं था, पता था। आपके नाक के नीचे ड्रग का धंधा चलता रहा। कई ऐसी तस्वीरें हम आगे लाएंगे जो ड्रग पेडलर हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में हैं थे, वो सारी चीज़ों को धीरे धीरे खोलेंगे। आपके मन में कोई सवाल होगा तो उसका मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। सर, आप डायरेक्टली नाम बोल रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस ड्रग्स का काम करते थे, उनकी शाह पे सब कुछ हो रहा है। उनके संरक्षण में ड्रग का धंधा चल रहा है, चल रहा था। जिस तरह से जयदीप राणा की तस्वीरें आई, ये योगा योग नहीं कि वो उनके गाने का फाइनेंशियल हेड है, उसके बाद भी उनकी घनिष्ठता एक उनके घर की तस्वीर से दिखती है। जो देवेंद्र जी का वजह है, वो लगातार एनसीबी ऑफिस में बैठता है। पूरा ड्रग का खेल कहीं ना कहीं देवेंद्र जी के आशीर्वाद से महाराष्ट्र में चल रहा है, चल रहा था, ये स्पष्ट है। और हमें लगता है, हम मांग करते हैं कि जिस तरह से लगातार हाई कोर्ट में लोग जा रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो, सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल किया गया, नवाब मलिक को बोलने से रोका जाए, मामला जो मुंबई पुलिस जांच कर रही है उसे निकाल लिया जाए। मुंबई पुलिस ये ड्रग की जांच नहीं कर रही है, मुंबई पुलिस जांच कर रही है एक्सटॉर्शन की, मुंबई पुलिस जांच कर रही है किडनैपिंग की। सीबीआई को अगर जांच करानी है तो सारी जांच हो कि इस शहर में देवेंद्र जी का ड्रग के धंधे में क्या कनेक्शन है, जयदीप राणा का उनकी क्या रिश्ते हैं, नीरज गुंडे किस तरह से इस सारे खेल में इन्वॉल्व है। हम मांग करते हैं कि अगर उन्हें निर्दोष अपने आप को साबित करना है तो कोई जुडिशियल इंक्वायरी बैठ जाए या सीबीआई इसकी जांच करे, हम मांग करते हैं। फोटो का सवाल नहीं है, गाने का वो फाइनेंस हेड है। हम कहाँ फ़ोटो पे सवाल उठा रहे हैं? फ़ोटो तो किसी के साथ किसी भी की आ सकती है, ये फ़ोटो पे सवाल नहीं, उस गाने के फंडिंग पे सवाल है। फ़ोटो पे हम सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं। मोटिव क्या है? ड्रग का धंधे से पैसे कमाना, ड्रग के धरने से बड़े पैमाने पे उगाही करना। कौन कमा रहा है? कहीं ना कहीं अगर वो प्रोटेक्शन दे रहे हैं तो उनको कुछ ना कुछ तो मिल रहा होगा। तो फिर आप देख लो ना, गाना नदी वाला गाना जो आप देखेंगे, जिसमें अमृता फडणवीस मैडम ये गाना गा रही हैं, सोनू निगम ने गाना गाया है, देवेंद्र फडणवीस उसमें अभिनय कर रहे हैं, मुनगंटीवार उसमें अभिनय कर रहे हैं। उसकी डिटेल आप देखेंगे तो उसमें फिनांस हेड ये जयदीप राणा है। किरीट सोमैया जी पवार साहब को लेके बदतमीजी उन्होंने की और भाषा का जिस तरह का उपयोग किया, ये शोभनीय नहीं है। उन्होंने बनारस से एक जहाज में, जो पूर्व हमारे मंत्री हैं रमेश दुबे जी, अंधेरी से वो जीते थे, उसी क्षेत्र के 2 लोग मुंबई आए थे, जिसको लेके शोर मचा कि दाऊद के लोग पवार साहब के जहाज में आए। झूठी अफवाहें फैलाई गई और कहीं ना कहीं पूरी तरह से पवार साहब का जो इमेज है उसे मलाइन करने का काम बीजेपी ने उस समय 92-93 से शुरू किया था और 95 में उनकी सरकार आ गई, लेकिन 5 साल सरकार रहते हुए कोई भी चीज़ उसमें सामने नहीं आई। अटल जी की सरकार रही, फिर 5 साल देवेंद्र जी की सरकार रही, 7 साल से मोदी जी की सरकार है, जो झूठे बातें फैलाई गई थी, जिसको लेके कोई तथ्य नहीं था, आरोप लगाते रहे, लेकिन कोई भी चीज़ें सामने नहीं आई। लेकिन शायद किरीट सोमैया जी को पता नहीं कि उसी समय कांग्रेस के एक नगर सेवक थे जिनका नाम था पुरुषोत्तम सोलंकी, वो क्रिमिनल थे। उनके छोटा शकील और दाऊद से संबंध होने के कारण उन पे मुकदमा दर्ज हुआ, उन पे टाड़ा लगा और उसके बाद वो मुंबई छोड़कर गुजरात के भावनगर, जहां उनका मूल गांव था, वहां शिफ्ट हो गए। उसके बाद वो विधायक बने इंडिपेंडेंट और फिर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे वे चुनाव लड़े। और वो व्यक्ति जिसका संबंध छोटा शकील से था, दाऊद इब्राहिम से था,
10 साल तक मोदी जी के मंत्रिमंडल में गुजरात में मंत्री रहे। अगर ये जानकारी किरीट जी को नहीं है तो हमें लगता है कि वो जानकारी जुटाएं और फिर उल जुलूल बातें करें। हमें लगता है पवार साहब को लेकर अगर शब्दों का चयन बदतमीजी से किया जाएगा तो हमें लगता है इसे महाराष्ट्र की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी।